नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है, जिसमें हम देख रहे थे यूनिट नंबर 8 यानी कि आईसीटी के बारे में देख रहे हैं। तो आज हम दोस्तों देखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की जो वर्गीकरण होते हैं उसके बारे में आज हम देखने वाले। ओके, चलिए दोस्तों, टॉपिक पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, सब्सक्राइब इसलिए करने को बोल रही हूँ कि ताकि यहाँ पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जो वर्गीकरण होते हैं कि कितने वर्गीकृत में वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर को। तो उसे 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है। एक है उसके आकार के आधार पर, फिर उसके कार्य के आधार पर और उसके उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण किया गया है। ओके, चलिए देखते हैं आकार के आधार पर उसे कौन कौन से प्रकार में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, सबसे पहला है आपका माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर और उसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये 4 है आपके आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कंप्यूटर के प्रकारों में से ये किसके आधार पर उसे वर्गीकृत किया गया है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि आकार के आधार पर कितने उसे भागों में बांटा गया। तो माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर हो गया आपका, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया और सुपर कंप्यूटर हो गया। ओके, चलिए सभी के बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं। अब देखिए, माइक्रो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 1970 का जो दशक था वहाँ पर एक बड़ा सा आविष्कार हुआ। अब देखिए, ये आविष्कार क्या था, तो माइक्रो प्रोसेसर का था। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर का ये आविष्कार था और उसी आविष्कार के साथ एक सस्ती और अच्छी कंप्यूटर प्रणाली बनना संभव हुआ। ओके, तो ये जो माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार हुआ उस टाइम क्या हुआ कि कंप्यूटर एक सस्ती वाली और अच्छी वाली कंप्यूटर सिस्टम बनना प्रारंभ हो गया। और इस प्रकार निर्मित जो कंप्यूटर थे वो एक डेस्क पर भी आप रख सकते थे या फिर उसे आप ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता था। इन छोटे कंप्यूटर को ही हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ माइक्रो कंप्यूटर किसे कहेंगे। तो जिसका आकार क्या था, साइज जो बोलते हैं ना, उसकी साइज थी छोटी थी। ओके, और वो सस्ता भी था और अच्छा भी था। ओके, जहाँ पर आप उसे डेस्क पर भी रख सकते थे या फिर अपने ब्रीफकेस में भी रखा जा सकता था। माइक्रो कंप्यूटर कीमत में कम और आकार में कैसे थे, छोटे थे। ओके, इन कंप्यूटर को व्यक्तिगत रूप से आप क्या कर सकते हो, अपने घर में भी यूज़ कर सकते थे या फिर आप मान लीजिए कहीं बाहर जाने वाले, तो बाहर किसी भी क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में उसे लगाया जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए लैपटॉप की बात कर दूं, तो लैपटॉप जो है वो आप कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकते हो, है ना। तो ये है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ओके, इन कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ओके, इसे कौन से कंप्यूटर कहा जाता है, पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम पीसी भी कहते हैं। ओके, पीसी का फुल फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर का व्यापार में बहुत ही महत्व है, यानी कि व्यापार में जो व्यापार बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो व्यापार जो भी हो, लेकिन व्यापार में उसका माइक्रो कंप्यूटर का ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, अब देखते हैं छोटे व्यापार में किए गए कार्य का ब्यौरा रखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, छोटे व्यापार में क्या होता है कि अगर आपको किसी के साथ पत्र व्यवहार करना है तो पत्र व्यवहार के लिए यहाँ पर कंप्यूटर में पत्र तैयार किया जाता है। फिर उपभोक्ता की बात आती है, तो अगर उपभोक्ताओं के लिए जो बिल बनाना होता है तो उस बिल में भी उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी मॉल में गए हैं, तो मॉल में जो आप वस्तु खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बिल
बनाते हैं ना, तो वो बिल किस में बनाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में बनाते हैं। ओके, अकाउंटिंग में प्रयोग कर सकते हैं। फिर बड़े व्यापार में वर्ड प्रोसेसिंग, बड़े व्यापार की अगर बात की जाए, देखिए ये छोटे व्यापार में पत्र व्यवहार के लिए पत्र तैयार करना, बिल बनाना, अकाउंटिंग में भी उसका यूज़ किया जाता है। फिर बड़े व्यापार की बात की जाए तो उसमें क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग और फाइलिंग जो सिस्टम थी उसके संचालन में भी माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा होता है। माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सीपीयू लगा होता है। और आज वर्तमान के समय में देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज माइक्रो कंप्यूटर एक पुस्तक के आकार सा, यानी कि छोटे से पुस्तक, जो हमारी पुस्तक होती है उसके आकार का भी होता है, फिर फ़ोन के आकार का भी होता है, और फिर यहाँ तक कि एक घड़ी के आकार में भी अब तो माइक्रो कंप्यूटर आने लगे हैं। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, जो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर जो था, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है, उसका नाम आपको याद रखना है। कहीं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इसे भी ऐड कर लीजिएगा। उसका नाम है अल्टेर 8800। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, ये एल है। ओके, ये एल है, अल्टेर 8800 है। ये सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। ओके, फिर देख लीजिए माइक्रो कंप्यूटर के अगर उदाहरण की बात की जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, फिर आपका लैपटॉप हो गया, फिर पामटॉम हो गया, फिर टैबलेट कंप्यूटर हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर हो गया। ये सारे जो कंप्यूटर है, ये सारे क्या है, आपके माइक्रो कंप्यूटर है। फिर से माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण बोल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से नाम दिया होता है और उसमें से आपको टिक लगाना होता है कि इनमें से माइक्रो कंप्यूटर कौन से है। तो जो देखिए सबसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर। ओके, डेस्कटॉप कंप्यूटर। फिर लैपटॉप हो गया आपका, मैंने जो बताया आपको पहले ही, लैपटॉप हो गया आपका। फिर पामटॉम हो गया, पामटॉप हो गया आपका, पामटॉप हो गया। ओके, पामटॉप के बाद हो गया आपका टैबलेट कंप्यूटर। ओके, उसके बाद देखते हैं तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर। ओके, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये हो गए आपके माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हो गए। तो ये सारे आपको याद रखना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पामटॉप, टैबलेट कंप्यूटर, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइक्रो कंप्यूटर। ओके, ये सारे के सारे क्या है, आपके माइक्रो कंप्यूटर। और सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था, तो अल्टेर 8800। ओके, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों, मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था वो PDP-8 था, यानी कि PDP-8 आपको याद रखना है, PDP-8 ये जो था वो क्या था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। ओके, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था और एक रेफ्रिजरेटर के आकार का था। देखिए जो फ्रिज होती ना हमारे घर में, उस फ्रिज के आकार का ये मिनी कंप्यूटर था, जिसकी कीमत क्या थी, जिसकी कीमत थी $18,000 थी। देखिए $18,000, डॉलर की बात की गई है, रुपीस में नहीं। रुपीस में इसके क्या होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि $1 का कितना है, उसके आधार पर आप $18,000 की प्राइस देख सकते हो। ओके, तो ये जो था मिनी कंप्यूटर, उसकी प्राइस क्या थी, सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर बना था PDP-8, तो वो था आपका रेफ्रिजरेटर के आकार का और उसकी प्राइस थी $18,000, जिसे DEC के मतलब क्या होता है, डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1965 में तैयार किया था। देखिए इसे मिनी कंप्यूटर को कब तैयार किया था, तो 1965 में तैयार किया था। ओके,
कब किया था? 1965 में तैयार किया था। किसने किया था? तो डीईसी। डीईसी का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। ओके, उन्होंने 1965 में ये मिनी कंप्यूटर तैयार किया था। ये कंप्यूटर मध्यम आकार के कंप्यूटर होते थे। ये क्या होते थे? मध्यम आकार के। जिस तरह के माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते थे? छोटे से होते थे। ये मिनी कंप्यूटर जो होते थे वो कैसे थे? मध्यम आकार के होते थे। और उसकी साइज अगर मानी जाए तो क्या थी? रेफ्रिजरेटर के आकार की उसकी साइज थी। ओके, ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्यक्षमता वाले थे। देखिए, ये जो कंप्यूटर थे वो माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में क्या थे? कार्यक्षमता उसकी ज़्यादा थी। ओके, मिनी कंप्यूटर की कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती थी। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की जो भी प्राइस थी वो क्या थी? कम होती थी। लेकिन ये जो मिनी कंप्यूटर है उसकी प्राइस क्या होती थी? मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती थी। ओके, इन कंप्यूटर्स की व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीदा जा सकता है। इन कंप्यूटर को क्या है? इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं खरीद पाते। ओके, इन कंप्यूटर को छोटे और मध्यम आकार की कंपनियां प्रयोग में लेती है। यहाँ पर क्या होता है? जो कंपनियां होती है ना वो कंपनियां क्या होती है? इसे यूज़ करती है। इन कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। देखिए, ये जो कंप्यूटर है जो हमने माइक्रो कंप्यूटर देखा उसमें हम एक पर्सन उस पर काम कर सकता है। लेकिन ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर है ना उस पर क्या होता है? एक साथ एक से अधिक व्यक्ति भी इस पर काम कर सकते हैं। ओके, मिनी कंप्यूटर्स में एक से अधिक सीपीयू होते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या होते हैं? ये जो आपने देखा, मैंने आपको माइक्रो कंप्यूटर में क्या बताया था? माइक्रो कंप्यूटर में एक ही सीपीयू होता था। क्या होता था? एक ही सीपीयू होता था। जबकि मिनी कंप्यूटर में जो सीपीयू होते हैं वो एक से अधिक होते हैं। इन कंप्यूटर्स की स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से कम होती है। इसकी जो स्पीड होती है ना मिनी कंप्यूटर की, उसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से क्या होती है? ज़्यादा होती है। जबकि मेनफ्रेम कंप्यूटर है उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर से उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है? कम होती है। ओके, माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा लेकिन मेनफ्रेम कंप्यूटर से क्या होती है? कम होती है। मध्यम स्तर की कंपनियों में मिनी कंप्यूटर ही प्रयोग होते हैं। देखिए, मध्यम स्तर की जो कंपनियां होती है उस कंपनियों में क्या होता है कि मिनी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। पार्टी व्यक्ति माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा मिनी कंप्यूटर कंपनी में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में कार्य करता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है? जो कंपनी वाले होते हैं वो लोग माइक्रो कंप्यूटर की जगह ये मिनी कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा करते हैं और इससे कंप्यूटर के संसाधनों का साझा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद देखते हैं कि मिनी कंप्यूटर के उपयोग यातायात में यात्रिकों के आरक्षण के लिए आरक्षण प्रणाली, बैंकों में बैंकिंग के लिए और कर्मचारियों के वेतन के लिए पैरोल तैयार करना और वित्तीय खातों का रख रखाव रखना आदि के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया जाता था। ओके, तो चलिए मिनी कंप्यूटर के बारे में आगे अगर बात की जाए तो इन कंप्यूटरों को पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता था। इन कंप्यूटरों को क्या नहीं माना जाता था? पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता था। ओके, पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता था। नहीं माना जाता है। ओके, तो इन्हें हम पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं माना जाता है। ओके, मिनी कंप्यूटर की गति की अगर बात की जाए तो उसकी गति भी आप ऐड कर लीजिएगा। 10 से 30 MIPS है। कितनी है? 10 से 30 MIPS है। अब देखिए, MIPS है उसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिख देती हूँ, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ओके, ये आपका MIPS का फुल फॉर्म है। देखिए, ICT में फुल फॉर्म भी बहुत पूछे जाते हैं तो आपको ये जो सारे मैं फुल फॉर्म बता रही हूँ वो आपको ऐड कर लेने होंगे। आप भी मेरी तरह नोट बनाते रहिए और नोट बनाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही आएगा। ओके, तो चलिए MIPS का फुल फॉर्म क्या है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो यहाँ पर जो मिनी कंप्यूटर होती है उसकी स्पीड कितनी होती है? तो उसकी जो स्पीड होती है वो 10 से 30 MIPS होती है। ओके, और उसके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ
उसके जो भी कंप्यूटर के जो उदाहरण है उसकी बात करूँ तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ उसे। ओके, चलिए यहाँ पर उसके नाम भी लिख देती हूँ। यहाँ पर आपको नाम दिए गए होंगे और आपको पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा कंप्यूटर है। ओके, तो देखिए HP 9000, HP 9000, RISC 6000, ये नाम सारे आपके हैं किसके, मिनी कंप्यूटर के नाम है। ओके, ये उसके एग्जाम्पल है। PULLHNT, ये D है। ओके, DPX2 और AS400। ओके, ये सारे जो है वो आपके क्या है, मिनी कंप्यूटर है। HP 9000, RISC 6000, BULLHN DPX2 और AS400, ये है आपके मिनी कंप्यूटर के उदाहरण। क्या है, मिनी कंप्यूटर के उदाहरण है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं, आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते थे वो आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा इनकी भंडारण क्षमता जो होती है, स्टोरेज जो क्षमता कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि आकार में छोटे होते हैं और उसकी जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। और इनमें अधिक मात्रा में बहुत ही तीव्र गति से, स्पीड से डाटा को प्रोसेस करने की क्षमता होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो डाटा की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, तीव्र गति से होती है। ओके, और इसीलिए इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बैंक होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, उसमें केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। ओके, ये जो कंप्यूटर है वो 24 घंटे कार्य करते हैं, कि 24 आवर्स, क्या 24 आवर्स ये कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो कंप्यूटर्स होते हैं उन पर सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना, उसमें यही तो होता है, एक साथ सभी लोग कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ आपस में जोड़ा जाता है। देखिए ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपने देखा होगा, अगर आप यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम देने जिस सेंटर पर जाते हो उस सेंटर पर क्या होता है, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। आई थिंक एक लैब होती है, तो लैब में 200 से 300 स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं। यानी कि 200 मान लीजिए एवरेज, अगर मिनिमम माना जाए तो 200 अगर स्टूडेंट्स वहाँ पर बैठे हैं तो 200 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो क्योंकि सीबीटी के आधार पर वहाँ पर एग्ज़ाम ली जाती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है ना। तो यहाँ पर 200 लोग हैं तो 200 कंप्यूटर होगी, तो 200 कंप्यूटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, है ना, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है उसे एक नेटवर्क या माइक्रो कंप्यूटर के साथ क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जा सकता है। इन कंप्यूटर्स का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि उपभोक्ताओं द्वारा खरीद का ब्यौरा रखना, फिर भुगतानों का ब्यौरा रखना, बिलों को भेजना, फिर नोटिस भेजना, कर्मचारियों का भुगतान करना, जो सैलरी देता है ना तो वो सैलरी देना, टैक्स का विस्तृत ब्यौरा रखना आदि। ये सारे जो कार्य होते हैं वो हम किसके आधार पर करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम भी यहाँ पर देख लीजिए। IBM 4381 है, फिर आपका हो गया है ICL 39, ओके, ICL 39 सीरीज, फिर आपका हो गया CDC साइबर सीरीज। ओके, तो ये सारा आपका क्या हो गया है, ये आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ओके, जिस तरीके से दूसरे नाम भी अगर आपको याद रखने हैं तो आप रख सकते हैं, क्रे 1 है। ओके, फिर ICL 39 भी मैंने बता दिया, यूनिवैक 1110। ओके, ये सारे जो है आपके क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, IBM 4381, फिर ICL 39 है, फिर आपके हो गए CDC साइबर सीरीज, फिर क्रे 1, और फिर होता है यूनिवेक
1110। ओके, तो ये सारे आपके हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं वो अन्य सभी श्रेणियों के कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते थे और सबसे अधिक संग्रह क्षमता वाले कंप्यूटर होते थे। ओके, यानी कि इसका जो आकार होता था वो क्या होता है, बड़ा होता है, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और उसकी जो भी गति होती है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ओके, इन कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में कार्य करते हैं। इस क्रिया को पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में जब कार्य करते हैं तो उसी क्रिया को कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आपको यहाँ पर पैरेलल प्रोसेसिंग के बारे में याद रखना है। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है। तो जब कंप्यूटर्स में अनेक सीपीयू समांतर क्रम में क्या करते हैं, कार्य करते हो, तो उसे ही हम कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। ओके, सुपर कंप्यूटर नॉन वॉन न्यूमैन सिद्धांत पर, देखिए नॉन वॉन न्यूमैन कॉन्सेप्ट के आधार पर तैयार किए जाते हैं और सुपर कंप्यूटर में अनेक एएलयू और सीपीयू का एक भाग होता है, जिनमें प्रत्येक एएलयू एक निश्चित कार्य के लिए क्या होता है, निश्चित कार्य के लिए होता है। एएलयू जो होता है वो क्या होता है, एक निश्चित कार्य के लिए होता है यहाँ पर। ओके, और सभी एएलयू एक समांतर क्रिया करते हैं। ओके, सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक जो होते हैं, फिर जो शोध प्रयोगशाला होती है उसमें शोध कार्यों में होता है। इसका जो कंप्यूटर, ऐसे कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ पर होता है, तो जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो अपने जो भी प्रयोगशाला होती है तो वहाँ पर लेबोरेटरी में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, या तो फिर रिसर्च लेबोरेटरी जो होती है उसमें रिसर्च के कार्य के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, मौसम की भविष्यवाणी करना, उच्च गुणवत्ता की एनिमेशन वाले चित्रों का निर्माण करना, इन सभी कार्यों में की जाने वाली जो गणना और जो प्रक्रिया जटिल और उच्च कोटि की शुद्धता वाली होती है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा कि जो आपने टीवी में देखा होगा कि जो स्पेस होता है ना, तो उसमें उसमें यहाँ पर इस तरीके से कंप्यूटर होता है ना, और फिर यहाँ से बहुत सारे बटन होते हैं। तो इस टाइप का जो कंप्यूटर होता है वो आपका क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि हमें अंतरिक्ष की बातों को वहाँ पर पता चलता है। अंतरिक्ष में अगर यात्रियों को हमें भेजना है तो उसके बारे में यहाँ पर हमें सारा डाटा मिलता है। फिर मौसम की जो भविष्यवाणी करनी होती है तो इसके आधार ऐसे कंप्यूटर्स के आधार पर हम कर सकते हैं। ओके, चले, जिन्हें केवल सुपर कंप्यूटर ही कर सकते हैं। ऐसे कार्य को कौन कर सकता है, इसे जटिल, जहाँ पर जटिल कार्य करना होता है वहाँ पर सुपर कंप्यूटर ही काम आता है। जैसे कि भारत पर अगर बात की जाए तो परम नाम का जो सुपर कंप्यूटर है, ये आपको क्वेश्चन एक बार पूछा गया है यूजीसी नेट में कि निम्न में से सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको कंप्यूटर का नाम याद रखना है, परम है वो सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारत के मनोवैज्ञानिकों ने भारत में ही तैयार किया था। देखिए ये जो परम कंप्यूटर है उसे भारत में ही तैयार किया गया था वैज्ञानिकों द्वारा। ओके, परम कंप्यूटर का विकसित रूप है परम 10,000। ओके, यानी कि ये जो परम 10,000 है, 10,000 है, वो क्या है, उसका विकसित रूप है। ओके, परम का क्या है, विकसित रूप है। इसके अलावा अगर अन्य सुपर कंप्यूटर भी है जैसे कि क्रे 2 हो गया, क्रे XMP 24 हो गया, फिर NEC 500 हो गया। ओके, तो ये सारे जो है वो क्या है, आपके सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अगर एक और भी है प्रतुष। ओके, प्रतुष जो है वो भी आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ओके, फिर परम युवा 2। ओके, तो ये सारे जो है वो आपके क्या है, ये सारे आपके हो गए सुपर कंप्यूटर। परम युवा 2, प्रत्यूष, फिर आपके हो गए क्रे 2, फिर क्रे XMP 24, फिर NEC 500, फिर आपके परम 10,000, ये सारे जो है वो आपके सुपर कंप्यूटर में आते हैं। ओके, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।
तो नेक्स्ट आते हैं दोस्तों कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार पड़ते हैं उसकी बात की जाए तो उसके 3 प्रकार होते हैं कार्य के आधार पर। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आपका होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा आपका होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो चलिए इन तीनों के बारे में भी देखते हैं। उस देखिए एनालॉग कंप्यूटर, तो इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों जैसे कि आपको दाब मापना हो, फिर तापमान का पता लगाना हो, लंबाई अगर मापनी हो, तो इन सभी में क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर क्या होता है कि जो भौतिक इकाइयाँ होती है उसको मापकर उनको अंकों में यहाँ पर क्या किया जाता है परिवर्तित किया जाता है। ओके, यह कंप्यूटर किसी भी राशि का मापन तुलना के आधार पर करते हैं। जैसे कि थर्मोमीटर को गणना नहीं करता है बल्कि पर के संबंधित प्रसार की तुलना करके शरीर के तापमान को मापता है। और एनालॉग जो कंप्यूटर का प्रयोग मुख्य रूप से विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में किया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या होती है मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। ओके, तो जहाँ पर मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है क्या है, जहाँ पर क्या होता है दोस्तों मात्राओं का अधिक प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा, तो एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा। ओके, एनालॉग कंप्यूटर यूज़ किया जाएगा। ओके, ये जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र होते हैं उसमें एनालॉग कंप्यूटर, विज्ञान एंड इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में क्या होता है एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ओके, इस प्रकार के कंप्यूटर केवल अनुमानित अनुमान ही देते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो कंप्यूटर होते हैं ना वो क्या होता है अनुमानित अनुमान देते हैं। जैसे कि किसी पेट्रोल पंप पर लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकलने वाले पेट्रोल की क्या है मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है। ओके, और उसके मूल्य की गणना करता है। यानी कि आपने पेट्रोल पंप में देखा होगा तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कितने लीटर पेट्रोल गया वो बताता है और फिर उसका मूल्य भी बताता है कि जैसे कि मान लीजिए 5 लीटर पेट्रोल है और मान लीजिए उसे 90 रुपये अगर है तो 90 रुपये के आधार पर यहाँ पर क्या होगा आपको यहाँ पर 450 रुपये दिखाएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका एनालॉग कंप्यूटर जहाँ पर क्या होता है अनुमानित अनुमान दिया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ पर ऐसे कंप्यूटर जहाँ पर अनुमानित अनुमान ही देते हैं तो वैसे कंप्यूटर को कैसे कंप्यूटर कहा जाता है, तो आपको याद रखना है एनालॉग कंप्यूटर। क्या है एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें दाब है, तापमान है, लंबाई है, ऐसे अंकों को ऐसे ऐसे इसी को माप कर क्या किया जाता है उनको अंकों में हम परिवर्तित करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। उसके बाद आते हैं डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं। तो देखिए इसमें अगर एनालॉग में अगर बात की जाए तो यहाँ पर मैं एक बात और भी भूल गई थी, चलिए बता देती हूँ, याद आ गई। ओके, चल यहाँ पर देखिए जैसे कि स्पीडोमीटर है ना, आपका स्पीडोमीटर है, फिर आपका भूकंप सूचक यंत्र है, भूकंप सूचक यंत्र है। ओके, तो ये जो स्पीडोमीटर है, भूकंप सूचक यंत्र है, ये सारे आपके किस में आएंगे एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे। भौतिक इकाइयों का जहाँ पर माप होता है, जहाँ पर विज्ञान और इंजीनियर क्षेत्रों में जिसका उपयोग किया जाता है उसे ही हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। तो ये भी आपको याद रखना है। शायद आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर और भूकंप सूचक यंत्र के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से प्रकार के कंप्यूटर है, तो एनालॉग कंप्यूटर है। ओके, चलिए अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। तो इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। क्या करते हैं अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर ही केंद्र बिंदु में होता है। ओके, इस श्रेणी में क्या होता है वो कंप्यूटर आते हैं जो बाजार को चलते हैं, जो अभी बाजारों में चलते हैं ना वो कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, जो जिसमें घरों का बजट तैयार किया जाता है,
फिर अन्य सभी प्रकार के वे कार्य जो कंप्यूटर पर किए जा सकते हैं, वह सारे कार्य यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर पर किया जाता है। इसीलिए अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में ही आते हैं। ओके, डिजिटल कंप्यूटर जो डाटा और प्रोग्राम को 0 और 1 में क्या करते हैं, परिवर्तित करके उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऐसे कौन सा कंप्यूटर है जो कंप्यूटर का जो डाटा और जो प्रोग्राम होते हैं उसे 0 और 1 में परिवर्तित करते हैं और उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले जाते हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए डिजिटल कंप्यूटर। क्या आना चाहिए, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे भी आपके किस में आएंगे, डिजिटल कंप्यूटर में आएंगे। अब आप कहेंगे मैम आपने तो वहाँ पर आगे भी बताया था, जो माइक्रो कंप्यूटर में बताया था वहाँ पर आपने लैपटॉप बताया था। तो देखिए दोस्तों, वो आकार के आधार पर था। ओके, वो क्या था, आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार थे। और ये जो आपके हैं वो कार्य के आधार, उसके जो कार्य होते ना, उस कार्य के आधार पर इसके क्या है, प्रकार पड़ रहे हैं। ओके, तो कार्य के आधार पर अगर देखा जाए तो लैपटॉप जो होता है वो कार्य के आधार में किस में आता है, डिजिटल कंप्यूटर में आता है। ओके, जिस तरह के डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहाँ पर आएगा, आपके डिजिटल कंप्यूटर में आएगा। जो अभी हाल के समय में हम जो भी कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो सारे किस में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखिए हाइब्रिड जो कंप्यूटर है उसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इन कंप्यूटर्स में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण आ जाते हैं। ओके, यानी कि एनालॉग कंप्यूटर में जो गुण थे और डिजिटल कंप्यूटर में जो दो गुण थे वो सारे के सारे गुण जो है वो आपके किस में आएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर में आ जाएंगे। ये कंप्यूटर कैसे होते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं। ओके, और उदाहरण के लिए जब कंप्यूटर की एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे कि उसका तापमान मापना हो या फिर उसका रक्तचाप यानी कि उसका ब्लड प्रेशर चेक करना हो, तो उसे मापने के लिए ये हाइब्रिड कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। और ये माप बाद में क्या होता है, डिजिटल भागों के द्वारा अंकों में भी इसे बदला जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार से किसी रोगी के स्वास्थ्य में आए उतर चढ़ाव का तुरंत ही पता चल जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई रोगी है, अगर आपको कोई रोग हुआ है, बीमारी हुई है, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर आपका जो रक्तचाप होता है उसे यानी कि आपका ब्लड प्रेशर होता है उसे मापते हैं, या फिर आपका जो टेम्परेचर होता है तो उसे मापते हैं और उसे मापकर उसको क्या होते हैं कि अंकों में भी उसे दर्शाते हैं। तो जिस तरीके से रिपोर्ट में अंकों में भी उसके आधार पर लिखा जाता है तो उसे ही हम कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो फिर यहाँ पर हाइब्रिड कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो जो ईसीजी है, फिर डायलिसिस है, तो ये जो है आपके किस में आएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर में आएंगे। ये आपको याद रखना है। ओके, ये जो है वो क्या है, आपके चिकित्सा क्षेत्र में यहाँ पर यूज़ किया जाता है, यानी कि डॉक्टर्स लोग होते हैं वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये इसके हाइब्रिड कंप्यूटर के अगर एग्जाम्पल देखी जाए तो है ईसीजी और डायलिसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो उद्देश्य के आधार पर दोस्तों दो प्रकार पड़ते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर और दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। ओके, चलिए जो जनरल यानी कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, इन कंप्यूटर्स में अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, लेकिन ये सभी कार्य क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। किसी विशेष प्रकार के कार्य यहाँ पर नहीं की जाते। ओके, जो नॉर्मल होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं, वैसे कार्य यहाँ पर इस कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। जैसे कि हो गए आपकी वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर लिखना, आप कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग से क्या करते हैं, लेटर लिखते हैं, फिर डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, जो पीडीएफ तैयार करते हैं ना, डॉक्यूमेंट लिखते हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हो गई, यानी कि जिसे हम कहते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर। ओके, उसके बाद देखते हैं दस्तावेजों को अगर छापना है, फिर डाटाबेस बनाना है, तो ये सारे इसमें आ जाएंगे। इन कंप्यूटर में लगे हुए सीपीयू की क्षमता क्या होती है, कम होती है। ओके, यहाँ पर काम नहीं होगा, कम होगा।
यहाँ पर कम होगा। ओके, तो यहाँ पर जो सीपीयू की क्षमता होगी वो क्या होगी, कम होगी। ओके, इन कंप्यूटर में हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई स्पेशल डिवाइस नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर क्या होता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम कोई भी स्पेशल डिवाइस जो जोड़ते हैं वो यहाँ पर नहीं जोड़ सकते। ओके, क्योंकि ये सामान्य कार्यों के लिए ही यूज़ किया जाता है। ओके, क्योंकि इनकी सीपीयू की कार्यक्षमता कैसे होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए हम क्या होते हैं यहाँ पर कुछ स्पेशल डिवाइस इसमें नहीं जोड़ सकते, इसलिए इन्हें केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया इनके द्वारा दस्तावेज तैयार किया जाता है, फिर उन्हें प्रिंट करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, पत्र तैयार करना है तो उसके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ओके, ये सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, तो चलते हैं विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के बारे में। तो इन कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य के लिए, देखिए जो सामान्य होते थे वो जनरली सबके लिए होते थे, लेकिन ये जो विशेष कार्य, विशिष्ट कार्य होते ना, उसके लिए इसे बनाया जाता है। और इन कंप्यूटर की जो सीपीयू की जो क्षमता होती है वो उस कार्य के अनुरूप होती है। जो भी विशिष्ट कार्य के लिए हमने जो कंप्यूटर बनाए उसी के आधार पर यहाँ पर सीपीयू की क्षमता होती है, जिस कार्य के लिए इस कंप्यूटर को बनाया जाता है। ओके, अगर इन कंप्यूटर का एक से ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होती है तो इन कंप्यूटर की रचना अनेक सीपीयू वाली कर दी जाती है। देखिए यहाँ पर अगर आपका कार्य ऐसा है, जो विशिष्ट कार्य आपका है जिसमें सीपीयू की ज़्यादा सीपीयू की अगर आवश्यकता होती है तो क्या होता है कि ज़्यादा सीपीयू की आवश्यकता होने पर क्या किया जाता है, अनेक सीपीयू वाली इसकी क्षमता कर दी जाती है। ओके, और जैसे कि संगीत संपादन करने के लिए जो स्टूडियो में लगाए जाने वाले जो कंप्यूटर होते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके विशिष्ट कंप्यूटर होते हैं। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद देखिए अंतरिक्ष विज्ञान में जिसका उपयोग किया जाता है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ओके, अंतरिक्ष विज्ञान में जिसका उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं मौसम विज्ञान के लिए, मौसम विज्ञान के लिए। फिर देखते हैं उपग्रह संचालन के लिए, उपग्रह संचालन के लिए। ओके, फिर देखते हैं यातायात के जो नियंत्रण होते हैं उसके लिए, यातायात नियंत्रण के लिए, यातायात नियंत्रण के लिए। ओके, फिर कृषि विज्ञान के लिए, कृषि विज्ञान के लिए। ओके, फिर इंजीनियरिंग, यदि इन सभी में क्या होते हैं कि ये विशिष्ट उद्देश्य, ये जो होते हैं विशिष्ट उद्देश्य कार्य करते हैं। जैसे कि अंतरिक्ष विज्ञान की बात की जाए तो वहाँ पर अंतरिक्ष के बारे में उसे पता लगाना होता है, तो वो क्या हो गया, आपका विशिष्ट कार्य हो गया। ओके, फिर मौसम, तो मौसम के बारे में, मौसम कैसा रहने वाला है, उसकी क्या इफेक्ट होने वाली है, आने वाले समय में कैसा रहने वाला है, ये सारी बातें आपको इस प्रकार के जो विशिष्ट उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं उससे आपको पता चलता है। ओके, इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित उपकरणों को जोड़ा जा सकता है। ओके, इसके अलावा इन कंप्यूटर का प्रयोग आने वाले जो क्षेत्रों में किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जिसमें, देखिए मैंने यहाँ पर बताया, अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन में, यातायात के नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, इन सभी में इस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। विशिष्ट उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं वो विशिष्ट कार्यों के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आपको याद रखने हैं, उसके कार्य के आधार पर जो भी टाइप्स थे, फिर उसके आकार के आधार पर जो भी टाइप्स थे, और उसके उद्देश्य के आधार पर जो भी टाइप्स थे, उन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ओके, चले दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना है। ओके, कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट लिखना है। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं लिखना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप की लिंक दी गई है, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, और ज्वाइन होकर वहाँ पर भी आप अपने क्वेश्चन को मेरे सामने रख सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूँगी, और जहाँ भी आपका डाउट होगा वहाँ पर आपको उस डाउट को क्लियर करने की
कोशिश करूँगी। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।